गोमती एक अविरल नदी, गंगा बेसिन का मुख्य अंग। गंगा जमुनी तहजीब की गवाह, हजारों सालों से एक संस्कृति को सहेजती, एक सभ्यता को संवारती, करोड़ों जिंदगियों को संभालती। पीलीभीत के माधव टंडा से निकल 960 किलोमीटर का सफर तय कर कैथी में गंगा से मिलने वाली ये विशाल नदी आज अपने अस्तित्व और पहचान के लिए जूझ रही है। Gomti, once a glorious river, is fighting for its survival. It is a pity that this river, which was once a lifeline, is in such a bad shape. गोमती पर बहुत बड़ा खतरा उसमें मिलने वाले प्राकृतिक ड्रेन में गंदे नाले के पानी का छोड़ा जाना है। नीमसार, भागपुर और गौघाट तक तो इसका पानी ठीक ठाक होता है, मगर गौघाट के आगे जाते ही नाले का गंदा पानी गोमती में ही मिलने वाले 40 प्राकृतिक ड्रेन में बेफिक्र छोड़ा जा रहा है, जिससे गोमती दूषित हो चुकी है। तहजीबों वाला शहर लखनऊ आज पूरी तरह से बदल गया है। आज का अव्यवस्थित शहर 20वीं सदी की शुरुआत में जहां 50 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में था, तो आज ये 250 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा हिस्सों में फैला हुआ है। मतलब 100 साल में 5 गुना वृद्धि। जनसंख्या भी इसी अनुपात में बेहिसाब तरीके से बढ़ी है, जिसका बोझ गोमती के ऊपर भी आया है। खादर जोन के हिस्से में आने वाली जमीन दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी में आती है, कारण समय समय पर गोमती में आने वाली बाढ़ अपने साथ लाए खनिज और उपजाऊ मिट्टी से यहाँ की जमीन को सींचती है, साथ ही भूगर्भ में पानी को रिचार्ज करती है और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखती है। गोमती नदी अपने ड्रेनेजों, चैनलों और भूमि में होने वाले जल रिसाव के द्वारा न सिर्फ लखनऊ बल्कि जहां भी वह बहती है वहां की ऊपर और जमीन के नीचे भी पानी की मात्रा को बनाए रखती है। परिस्थितियों के अनुसार भी इसे बखूबी ढलना आता है। ज्यादा बरसात या पानी की मात्रा ज्यादा होने पर गोमती उन पानी को खुद में समाहित कर निचले इलाकों को डूबने एवं जल भराव से बचाती है। इस नदी को बचाना और जिंदा रखना हमारे खुद के लिए भी बेहद जरूरी है। The floodplain of the Gomti River forms a dynamic zone of groundwater recharge. It's high time that we declare the entire floodplain as the protected cultural heritage sites. यही नहीं, हमने शहरी विकास के नाम पर खुद के लिए और गोमती के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी। जिस तरह से खादर जोन यानी दुनिया के सबसे उपजाऊ जमीन के ऊपर गोमती नगर, त्रिवेणी नगर इत्यादि को बचाकर इस उपजाऊ जमीन को नष्ट कर दिया, तो वहीं भूजल को रिचार्ज कर पाने की क्षमता को भी हमने बुरी तरह से प्रभावित किया है। Floodplain and the Khadar area of Gomti River, it was inundated, which is A-grade agricultural or land, or it was occupied. On the other hand, we were spending crores of rupees converting USA land into agricultural land. We never thought of a proper land use that use the A-grade agricultural land, categorized the land, should never be converted into area of inhabitation, because you cannot make that land in even few hundred years. You need few thousand years. हम यही नहीं रुके, कछार क्षेत्र यानी तटीय इलाकों में नगर पालिका के और निर्माण कार्यों से निकलने वाले जहरीले कचरे का ढेर लगा दिया, जो वातावरण को इतना प्रदूषित कर चुके हैं कि इसका असर तरह तरह की बीमारियों के रूप में हम इंसानों को ही झेलना पड़ रहा है। We have been dumping the municipal solid waste, also the waste material from the construction activities, on the floodplain of the river. This is just not done.
इसका बेहद दुखद पहलू यह है कि इसके बाद भूजल में भी हैवी मेटल और जहरीले तत्व पाए गए, जो पूरी नदी में मिलकर प्रदूषण का स्तर और ऊपर ले गया है। हमारा गोमती के साथ खिलवाड़ यहीं बंद नहीं हुआ। मानसून और भूजल द्वारा सिंचित यह नदी बरसात के समय 10 से 12 मीटर तक ऊपर उठ जाती है और बाढ़कृत मैदानों को डुबो देती है। दरअसल 1960 में यहाँ आई बाढ़ के बाद इस नदी को बांध सा दिया गया। इस पर बांध और ऊंचे तटबंध बना दिए गए। Change the ecology of a system. See, it was a flowing river system, and the moment you impounded it, the waste accumulated. So you changed from a flowing system to a standing water system. That created a problem. Two things we should be ensured for health of a river. The number one is there should be no obstruction in the flow of the river. Otherwise, the river gets disintegrated. Secondly, there should be minimum flow of the river to ensure self-purification. बांध और तटबंधों ने आसपास के इलाकों को कई बार डूबने से बचाया, मगर प्राकृतिक रूप से बने इस नदी के ड्रेनेज और चैनल्स के प्राकृतिक स्वरूप को ही पूरी तरह से बदल दिया गया। इसे कंक्रीट के ढांचे में तब्दील कर दिया गया। यानी गोमती और खुद के विनाश के लिए हमने प्रमुख रूप से 3 समस्याएं खड़ी कर दी हैं। पहला, गोमती को दूषित करने के लिए गंदे नाले का बेहिसाब मैला नदी में ही मिलने वाले प्राकृतिक ड्रेन में गिरा दिया जाता है। दूसरा, हमने नदी के जल ग्रहण क्षेत्र, उसके नाले, चैनल्स, तालाब आदि का विकास के नाम पर अतिक्रमण कर लिया। साथ ही विषैले कचरों का ढेर इसके तटों पर बेतरतीब तरीके से बिखेर दिए, जिससे नदी का पानी तो दूषित हो ही रहा है, साथ ही इसमें रहने वाले जलचरों और इंसानों के लिए भी यह बेहद खतरनाक है। और तीसरा, नदी के प्राकृतिक स्वभाव को मानव की सुरक्षा के नाम पर बदल दिया गया। 250 से 450 मीटर तक की चौड़ाई के बांध और ऊंचे तटबंध बनाकर इसके बहाव को भी बांध दिया गया, मगर इससे बाढ़ की समस्या समाप्त ना हो सकी। 2008 में पूरे लखनऊ ने इसके कहर को झेला। विकास और विनाश, मानव और प्रकृति के इस महायुद्ध को और नज़दीक से समझने के लिए हमें नदियों को भी और करीब से समझने की ज़रूरत है। तो चलिए नदी के इकोसिस्टम यानी इसके तंत्र को समझें। ग्रेविटी द्वारा चालित नदियां संसार की सबसे शक्तिशाली एरोसिव ताकतें हैं। पहाड़ों से उतरती हुई चट्टानों को काटती आगे बढ़ती नदियां अपना रास्ता खुद बनाती हैं। अनगिनत प्राकृतिक ड्रेन, तालाब, भूमिगत चैनल्स जलदायी स्तर को पानी देती और लेती, धरती और अपने फ्लड प्लेन को खनिज, सेडिमेंट और उपजाऊ मिट्टी से समृद्ध करती नदियां निश्चल स्वच्छंद बहती हैं। अपने घाट, दलदल वो खुद बनाती हैं। हर नदी का स्वभाव, उसकी जीवनदायी शक्ति हजारों लाखों साल से बहने और रास्ते में बेहद जटिल प्राकृतिक समीकरणों से बनता है। यही अद्वितीय ऊर्जा, खनिज, सेडिमेंट लोड, नदी और उसके तटों के बीच का टकराव, नदी के रास्ते में अनोखी और जीवनदायी जड़ी बूटी, जीव जंतु एवं जमीन पर हरियाली, पीने का पानी और अनाज इत्यादि को जीवित रखते हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या का भार उठाती भारत की नदियाँ दुनिया के कुछ अनोखे और दुर्लभ जीव जंतुओं को संभालती और जीवित रखती हैं। हम अगर गंगा की बात करें तो इसकी जो जीवनदायिनी महिमा है, बैक्टीरियोफेज द्वारा रोग निवारण की जो अद्वितीय शक्ति है, वह विश्व के किसी नदी में भी नहीं है। और इसके पीछे गोमती और इसके जैसी कई सहायक नदियों की ऊर्जा और उसकी प्राकृतिक जटिलता का बहुत बड़ा हाथ है। गोमती जैसे धरोहर की दुर्दशा पर सरकार, मीडिया और आम लोगों ने इसके लिए प्रयास भी किए। बड़े बड़े महंगे और असफल प्रोजेक्ट्स की भरमार लगा दी गई, फिर भी गोमती की दशा नहीं सुधरी। कई 100 करोड़ लगाकर एशिया का सबसे बड़ा पर असफल STP बनाया गया, जिसमें 23 नालों का गंदा पानी इकट्ठा कर सालों तक बिना ट्रीटमेंट के नदी में डाला गया, जिससे गोमती दूषित होती रही। बड़ी बड़ी मशीनों से ड्रेजिंग की गई, परिणाम छस का था। गोमती का रिवर बेड सिल्ट की वजह से 1.5 मीटर ऊपर उठ गया। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद और समस्याओं से जूझते और लड़ते हुए अचानक से
वर्ष 2012 में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की बात शुरू होती है। आखिर ये रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है क्या? आज 2016 में ये पानी क्यों रुका हुआ है? इतनी बड़ी बड़ी मशीनें गोमती के रिवर बेड और फ्लड प्लेन पर क्या कर रही हैं? नदी के नाजुक रिवर बेड पर इतना सीमेंट, कंक्रीट, स्टील क्या कर रहा है? ये दीवार क्यों बन रही है? क्या यही सबसे बेहतर तरीका है पर्यावरण के लिए, सार्वजनिक धन के उपयोग के लिए? एक छोटी सी खबर जिसने हमें चौंकाया और शायद आपको भी घबराने के लिए मजबूर कर दे। 2012-13 में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने IITR से रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की स्टडी करवाई कि क्या साबरमती की तर्ज पर नदी के दोनों तरफ 250 मीटर की चौड़ाई पर दीवार बनाकर सौंदर्यीकरण किया जाए तो नदी की फ्लडिंग कैपेबिलिटी पर क्या असर होगा? बाढ़ की स्थिति में ब्रिज बचेंगे या बह जाएंगे? इस पूरी स्टडी का ध्यान सिर्फ नदी की चौड़ाई पर केंद्रित था। इस आंकड़े को याद रखें कि अगर 6.8 किलोमीटर तक नदी की चौड़ाई 250 मीटर कम कर दी जाती है तो नदी की विध्वंसक शक्ति कितनी बढ़ जाएगी, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। इसका परिणाम कितना भयावह होगा, यह सोचकर ही मन घबरा सा जाता है। अगर नदी के तटों पर कोई निर्माण ना हो, सिर्फ दीवारों में नदी को बांधा जाए तो बाढ़ की स्थिति में रेलवे और हार्डिंग ब्रिज संकट में होंगे। बांध को 1.5 मीटर ऊपर उठाना होगा क्योंकि तब पानी का उफान ज्यादा होगा तो नदी की रफ्तार 20% तक बढ़ जाएगी और नदी के तल को 30% ज्यादा शक्ति से काटेगी। रिपोर्ट में कई जगह नदी के 250 मीटर से ज्यादा तक की जगह अपने फ्लड प्लेन के लिए भी दी है। करदाताओं के पैसे से बनने वाला यह बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट था, मगर इसकी चर्चा कहीं भी नहीं थी। यह प्रोजेक्ट अपने आप में कई सवाल भी खड़े करता है। इससे क्या प्रदूषण कम होगा? क्या कोई और भी तरीके हो सकते हैं नदी के पुनरुद्धार के लिए? आखिर क्यों इसी तरीके को चुना जाए? नदियों में मौजूद जलचर, प्रकृति आदि पर इस दीवार का क्या प्रभाव होगा? इकोनॉमिक असेसमेंट की सोचें तो क्यों ये प्रोजेक्ट किया जाए? कैसे ये करदाताओं और आम जनता के जीवन स्तर को उठा पाएगा? नदियाँ डायनेमिक एवं जीवित होती हैं। इसके हर मोड़ पर धरती से टकराने का प्रभाव दूर तक होता है। इससे चैनल के अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम पर, प्रकृति पर, खेती और जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा? सवाल कई सारे हैं पर जवाब शून्य। इन गंभीर प्रश्नों की कोई चर्चा सार्वजनिक रूप से कहीं नहीं हुई और ना ही कहीं दिखी। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट को लेकर आज की स्थिति क्या है? ये प्रोजेक्ट लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेकर सिंचाई विभाग को दे दिया गया है। अप्रैल में 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। दिसंबर 2015 में ही IIT रुड़की से दोबारा इस प्रोजेक्ट पर रिपोर्ट बनाने एवं प्रबंधन के लिए समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर हुए। अप्रैल 2016 में हमारी टीम ने प्रोजेक्ट साइट पर जाकर नदी के फ्लड प्लेन एवं नदी के कृषि योग्य तल पर नृशंस निर्माण होते हुए देखा। नदी का प्रवाह एक महाकाय और महंगे प्रयास के बाद रोक दिया गया था। नदी को 17 मीटर गहरी और 32 mm के सरियों की कंक्रीट दीवारों के बीच में सिर्फ 100 से 150 मीटर में बांधा जा रहा था। पूरे फ्लड प्लेन एरिया में भीमकाय मशीनें, कंक्रीट, सीमेंट, निर्माण सामग्री बिखरी हुई थी और अफसोस एक नाजुक प्राकृतिक इकोसिस्टम क्षतिग्रस्त हो चुका था। यहाँ एक समानांतर ड्रेन बनाने पर भी काम हो रहा है जिससे 23 नेचुरल ड्रेन को फिर से बांधकर STP से निकाला जाएगा। हमारी रिसर्च टीम में, जिसमें विकसित देशों जैसे लंदन और अमेरिका की नदियों के किनारों पर रह चुके और नदी के सिस्टम को अपने सामने देख चुके भारतीय भी शामिल थे, इसे देखकर स्तब्ध रह गए। हमने इस आशा में कि इस प्रोजेक्ट को करने का कुछ तो कारण होगा, इससे जो जुड़े हैं वह भी हमारी तरह ही टेक्नोक्रेट्स और विज्ञान से जुड़े लोग हैं, हमने सूचना इकट्ठा करना शुरू किया। उसके अनुसार IIT रुड़की ने मई 2016 में कहा कि इस परियोजना की एनवायरनमेंट असेसमेंट रिपोर्ट अभी तक एजेंसी को नहीं दी गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण और सिंचाई विभाग से डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट और एनवायरनमेंट असेसमेंट की RTI महीनों से अटकी हुई है, मतलब कोई जवाब नहीं मिल पाया है।
आइए अब बात करते हैं विकास की और गोमती को थेम्स बना देने वाले दिवा स्वप्न के सच की। विदेशी नदियां थेम्स और हडसन नदी मुख का भाग है, यानी पानी सदा एक सा ही रहता है। गोमती की तरह मानसून में इसका जल स्तर 10 से 12 मीटर ऊपर नहीं उठता। थेम्स हो या हडसन, यहाँ नदी के किनारों को डेवलप किया गया है, न कि नदी के एक्टिव फ्लड प्लेन पर दीवार उठा नदी को एक नहर बनाने और उस पर रिवर फ्रंट की अपनी ही अनूठी व्याख्या निर्मित की गई है। थेम्स या फिर हडसन नदी पर सीधी दीवार नहीं खड़ी की गई है, बल्कि किनारों को सुरक्षित किया गया है। यहाँ सोचने वाली बात है कि क्यों अमेरिका ने नदी के इन हिस्सों पर दीवार नहीं खड़ी की, क्यों इतनी महंगी जमीन बिल्डरों की बजाय नदी के लिए छोड़ दी गई। यहाँ नदी के तल तक दीवार नहीं बनाई गई है, बल्कि प्राकृतिक रूप से उसे अपने किनारों से मिलने दिया गया है, जिससे इसका जलभृत रिचार्ज हो और नदी से भी ना के बराबर ही छेड़छाड़ हो। यहाँ नदी पे लकड़ी के तटबंध बनाए गए हैं ताकि इसके प्राकृतिक बहाव में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। गोमती अपने साथ बहुत से गाद लाती है, जिससे प्रकृति को बहुत फायदे होते हैं, मगर नदी की कटाव की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। ये स्वभाव विदेशी नदियों से बहुत भिन्न है। हडसन नदी न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी की शहरी आबादी के बीच 1.5 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ी है। थेम्स नदी लंदन आई पर 260 मीटर चौड़ी है। इन नदियों की कनेक्टिविटी अपने जल वृत्त से, चैनल्स से ना टूटे, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। पीढ़ी दर पीढ़ी अमेरिकी या यूरोप की नदियों का कैचमेंट एरिया, नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम एक पवित्र स्थल की तरह संभाला जाता है। न्यूयॉर्क सिटी जैसे घनी आबादी और महंगे जमीन वाले शहर के बावजूद नदी का दोहन कर यहाँ की जमीन बिल्डरों को नहीं बेची जाती। रिवर साइड डेवलपमेंट में कभी भी नदी के एक्टिव फ्लड प्लेन से खिलवाड़ नहीं किया जाता। रिवर साइड पर निर्माण हमेशा नेबरहुड डेवलपमेंट तर्ज पर कई दशकों तक हर कदम फूंक फूंक कर हर एक प्रभाव के बारे में सोच समझ कर किया जाता है, ना कि 2 साल में इतना महाकाय निर्माण कार्य कर लिया जाता है। जिस देश में सड़कें दशकों तक अटकी रहती हैं, वहाँ एकाएक ऐसा निर्माण आश्चर्यचकित ही करता है। नदी का प्रवाह निर्माण के लिए कभी भी नहीं रोका जाता। नदी के जलभृत रिचार्ज के रास्ते में कोई रुकावट नहीं उत्पन्न की गई है। वहाँ आसपास की शहरी जनसंख्या इतने बड़े पैमाने पर भूजल से पीने का पानी लेने पर निर्भर नहीं है। अब हमारे कुछ सवाल। जब मुख्य समस्या नदी में प्रदूषण थी, तो 3000 करोड़ रुपए नदी के एक्टिव फ्लड प्लेन और रिवर बेड पर इतने विस्तृत रूप से क्रूरता के साथ निर्माण पर क्यों लगाए जा रहे हैं? जब IIT रुड़की की एनवायरनमेंट इम्पैक्ट रिपोर्ट अभी बनी भी नहीं है, तो इतने बड़े नदी सिस्टम से इतनी ज्यादा छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत थी? जब पिछली रिपोर्ट, जिसको पढ़ने के बाद कोई भी इस नदी को 250 मीटर तक में बांधने की नहीं सोचेगा, आपने 100 से 150 मीटर तो कई जगह उससे भी कम में गोमती को बांधने का दुस्साहस किया। क्या सरकार के पास इसका कोई स्पष्टीकरण है? आपने पूरे फ्लड प्लेन को पक्का का कर दिया है, सीमेंट बिखरा पड़ा है। नदी का भूजल कैसे रिचार्ज होगा? छिद्रयुक्त दीवार क्या टेस्टेड समाधान है या सिर्फ एक प्रयोग? आप जब जानते हैं कि गोमती में बहुत गाद है, तो ड्रेजिंग द्वारा नदी को गहरा करना क्या स्थायी समाधान है? नदी क्या दोबारा बहुत जल्द ही इसको भर नहीं देगी, या एक डैम भी बनाने का इरादा है जिससे सेडिमेंट लोड ही रोक दिया जाए? ऐसे में नदी के प्राकृतिक सिस्टम का क्या होगा? किसानों का क्या होगा? फल फूल जीव जंतुओं का क्या होगा? आपके पास क्या इसका कोई जवाब है? अगर बाढ़ को रोकने, बांध बनाने, इन्वेस्टमेंट बचाने के चक्कर में अगर नदी ने ही दम तोड़ दिया, तो इस तमाशे के लिए क्या कोई रिवर लिंकिंग का भी इरादा है? जब 23 नाले को STP में जोड़ने का बेहद खर्चीला प्रोजेक्ट फेल हो गया, तब आप फिर इसके समांतर में ड्रेन समाधान की तरह लाए हैं। कुकरेल नाले और हैदर नहर की ही अपनी निजी फ्लो कैपेसिटी 450 MLD से ज्यादा है। क्या ये ड्रेन इतना भार संभाल पाएंगे? खासकर बाढ़ की स्थिति में इतना बड़ा सिस्टम चलाने में कितनी ऊर्जा खर्च होगी, कितना प्रदूषण होगा, कितने पंप चलेंगे, कितना ऑपरेटिंग कॉस्ट करदाताओं को उठाना होगा,
क्या आपने इस ओर भी ध्यान दिया है? इतने रिस्की प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगाया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए राजस्व कहां से आएगा? इस पूरी कवायद में विलेन 23 नालों को बनाया जा रहा है और उनको दिखाकर बड़े बड़े करतब किए जा रहे हैं। चलिए इन्हीं में से एक सबसे बड़े नाले कुकरेल को ले लेते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये गंदा नाला नहीं, गोमती की एक नस उसका एक अहम हिस्सा है, एक नेचुरल ड्रेन है जिससे भूगर्भ रिचार्ज होता है और बारिश में पानी गोमती में जा मिलता है, जो गोमती को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। समस्या ये नहीं कि कुकरेल ड्रेन का पानी नदी में गिरता है, समस्या है शहर का कचरा, सीवरेज और औद्योगिक कूड़ा जो कुकरेल नाले में गिरता है और तब जाकर गोमती में मिलता है। सबसे पहले तो यह होना चाहिए था कि कुकरेल और इन नेचुरल ड्रेन सिस्टम से सीवरेज को रोककर अलग करते और विकेंद्रित तरीके से ट्रीट किया जाता। इस नाले को पूरी तरह से घेर कर इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाना चाहिए, जहां इसके कैचमेंट एरिया में सिर्फ ग्रीन स्पेस हो। फिर इस ड्रेन को नदी में निर्बाध जाने देते। इससे 4 बहुत महत्वपूर्ण बातें होती। पहला, इन इलाकों में रहने वालों को एक सीवरेज सिस्टम मिलता, गंदगी से निजात मिलती और साथ ही उनका जीवन स्तर सुधरता। दूसरा, यहाँ लोगों को बाढ़ की समस्या से मुक्ति मिलती। तीसरा, कचरा निस्तारण प्रक्रिया बनानी पड़ती जो आज कुकरेल नाले में ही फेंका जाता है, इससे बीमारियों से बचाव होता। और चौथा, इस प्रक्रिया को बनाने और चलाने का खर्चा बेहद सीमित होता, जिसका लाभ सीधे आम आदमी तक पहुँचता। इसमें रिस्क भी काफी कम था। मगर अफसोस, सिस्टम कुंभकर्ण की नींद सो रही है। विशेषज्ञों की कई रिपोर्ट्स, कई आपत्तियों और प्रार्थनाओं के बावजूद ये कार्य निरंतर चल रहा है। हमारी तरह कई लोग वो चमत्कारी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट और एनवायरनमेंट असेसमेंट रिपोर्ट ढूंढ रहे हैं जिसके ऊपर इतना बड़ा काम इतनी जल्दी किया जा रहा है, जिसमें शायद कोई ऐसी बात हो जिसमें आने वाली दुर्दशा से बचने के उपाय बताए गए हों। आखिर वह भी तो हमारी तरह टेक्नोक्रेट ही हैं। ये नदी उनकी भी तो है, प्यास उन्हें भी लगती ही होगी। डूबेंगे तो वह भी वहीं जाएंगे जहां हम। जाते जाते आज से 25 साल पुरानी एक न्यूज रिपोर्ट याद आ गई। कल से शुरू होने वाले संसद के अधिवेशन में 57 नए विधेयक रखे जाने की आशा है। कल अधिवेशन के पहले दिन सरकार का इरादा एक ऐसा विधेयक रखने का है जिसके अनुसार पर्यावरण अदालतें कायम की जा सकेंगी। क्या पता इन्हीं कोर्ट्स में इस प्रोजेक्ट की पेशी हुई हो, क्या पता ग्रीन ट्रिब्यूनल ही इस पर कुछ कार्रवाई कर पाए। कौन जानता है कोई जिम्मेदार इसे देख रहा हो। अब तो बस RTI का जवाब दे दें। महीनों हो गए भाई।